नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, सवाल जवाब का एपिसोड लगातार आप लोगों के सामने आ रहा है। साल भर से ज़्यादा हो चुके हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आपके मन में जो भी दुविधा है, जो भी समस्याएं आ रही हैं प्रॉपर्टी खरीदने से पहले या किसी लोकेशन में जाके आपको कुछ चीज़ें लग रही हैं डाउटफुल या समझ नहीं आ रहा है, तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं, जिससे आने वाले एपिसोड में आप लोगों के सवालों को लिया जा सके। और कई ऐसे भी सवाल हैं जिस पे जैसे हमने आप लोगों को कई बार बताया है कि डिटेल वीडियो बनाने की ज़रूरत है, तो उसे हम लोग आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर कवर करेंगे। जितने ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स होंगे उसी आधार पर हम चीज़ों को प्रायोरिटाइज कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को पसंद आ रहा होगा। यदि ये एपिसोड पसंद आए तो इसे भी लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारियां पहुंच सकें। आइए आपके सवालों और सौदागर के जवाबों से शुरुआत करते हैं। पहला सवाल लेते हैं, श्याम माझी जी हैं, इनका सवाल है। इन्होंने पहले तो अप्रिशिएट किया है, नेवर सॉ दिस लेवल ऑफ डेटा एनालिसिस इन रियल एस्टेट, दिस इज बियॉन्ड द लेवल ऑफ एक्सीलेंस, थैंक्स फॉर मेकिंग सच इंफॉर्मेटिव केस स्टडी वीडियो, looking at the current IT company's location, please make comparative analysis between location to buy like बानेर वर्सेस केशवनगर। पहले तो श्याम जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमें प्रोत्साहित किया। आप लोग लगातार प्रोत्साहित करते रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो आप कह रहे हैं कि लोकेशन कंपैरिजन के वीडियो को कि उसका डिटेल एनालिसिस के साथ आप लोगों के सामने लाया जाए, तो हमने कई सवाल जवाब में इस तरीके का एनालिसिस किया है। पर हाँ, अगर आप उसके लिए आप डेडिकेटेड वीडियो की बात कर रहे हैं तो ज़रूर कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में 4-5 लोकेशन को एक साथ कंपेयर किया जाए, यानी कि जो एक इक्विवेलेंट हैं जिनको आपस में कंपेयर किया जा सकता है उन्हें आपस में रख के कंपेयर जरूर करेंगे। जहां तक आप बात कर रहे हैं बानेर वर्सेस केशवनगर की, तो दोनों में काफ़ी मूलभूत जो है डिफरेंसेस भी हैं। अगर आप देखें, केशवनगर जो है लोकेलिटी अच्छी है। लोकेलिटी इन शॉर्ट अगर आप समझें कि जो लोकेशन है उसका, वहाँ से कोरेगांव पार्क की बात कर लीजिए, कल्याणी नगर की बात कर लीजिए, सेंटर ऑफ सिटी की बात कर लें, एमनोरा, मगरपट्टा, खराड़ी, डिस्टेंस ज़्यादा नहीं, इस मामले में अच्छा है। लेकिन जब आप उसके अंदर आते हैं केशवनगर में, तो सिविक इश्यूज़ काफ़ी हैं। जैसे गार्बेज मैनेजमेंट की बात कर लीजिए, ये एक बहुत बड़ा इशू है। रोड की जो वाइडनिंग की बात है वो एक बहुत बड़ा इशू है। अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा है। तो ये चीज़ें अगर आप बानेर की तरफ जाएंगे तो आपको कनेक्टिविटी स्ट्रांग मिलेगी, कोई ऐसी समस्याएं आपको नहीं मिलेंगी अगर गुंठेवारी के सेक्शन को छोड़ दिया, यानी कि जो गांवठान एरिया है बानेर का उसे छोड़ दिया। तो ये एक बहुत बड़ा दोनों में डिफरेंस है। बानेर को हम खराड़ी से बिल्कुल कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों आपस में काफ़ी मिलते जुलते हैं। लेकिन अगर बानेर को केशवनगर से कंपेयर करेंगे तो केशवनगर 9 होगा तो बानेर 10 होगा। हाँ, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है जो नमित जी ने किया है। सर, वाटर कंडीशन के बारे में आपका क्या सुझाव है फॉर केशवनगर? देखिए, अगर आप वाटर कनेक्टिविटी की बात करेंगे तो जो गुंठेवारी में कंस्ट्रक्शन काफ़ी पहले 2002-2005 के बीच में जो हुए थे, वहाँ पे वाटर सप्लाई चालू है। और अगर सोसाइटीज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे पीएमसी का वाटर सप्लाई अभी नहीं है, यानी कि टैंकर से ही काम चल रहा है। जिन भी सोसाइटीज़ में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वहाँ फिल्टर करके पानी मुहैया कराया जा रहा है। एक अच्छी चीज़ है जो केशवनगर को पॉजिटिव बनाती है पानी के मामले में कि रिवर होके गुजर रही है, तो वहाँ पे आपका ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर है। तो वहाँ से पानी मिलने में कोई जो है समस्या फ्यूचर में भी नहीं आएगी। लेकिन उसको ट्रीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज जरूर होगा, क्योंकि बरसात के बाद नदियों की हालत क्या हो जाती है हमने तमाम वीडियोज़ में दिखाया और आप सभी को पता भी है उसके बारे में। तो एक वो जो है काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है। प्रॉपर फिल्टर अगर किया जाए तो ये चीज़ें जो है आने वाले समय में सुधारी जा सकती हैं। केशवनगर का जो रोड है वो भी एक चैलेंज है, जिसे अगर हम ब्रिज के साथ जो है कंपेयर करें, अभी वो चीज़ें जो है अटकी हुई हैं। काफ़ी लोगों का इस पर रिक्वेस्ट आया है, तो हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि एक बार प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लेके फिर उस पर वीडियो बनाया जाए। वैसे जहाँ तक अपडेट आया था, अभी किसी ने बिड नहीं किया उसके लिए, यानी कि टेंडर नहीं डाला है। कारण ये है कि PPP मॉडल पे है, जो भी उसका कंस्ट्रक्शन करेगा, डेवलपर हो या फिर कोई कंस्ट्रक्शन फर्म हो, पहले पैसा अपनी जेब से लगाना है, बाद में आपको क्रेडिट नोट इशू होंगे और उस क्रेडिट नोट के बेसिस पे आप उसे बेच सकते हैं, या फिर जो भी आपके कंस्ट्रक्शन या बाकी चीज़ें होंगी उसमें आप कॉरपोरेशन से इनकैश करा पाएंगे। तो ये एक मूलभूत जो है परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं, और संडे एक्टिविटी करके शायद इनका चैनल का नाम इन्होंने सवाल किया है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना नाम जरूर मेंशन करें, जिससे भी यहाँ पे हम आपके नाम के जरिए जो आपके सवाल को रख सकें। तो आपका सवाल है, कैन बिल्डर चेंज द पोजीशन डेट? बिल्कुल चेंज कर सकता है। आगे आप कह रहे हैं, अर्लियर पोजीशन डेट ऑफ बेल एयर E and F was June
2023 and now it's showing as June 2025. Does RERA approve this? देखिए अभी तो फोर्स मेजर क्लॉज को के चलते 6 महीने का एक्सटेंशन वैसे ही हो चुका है, यानी कि 2020 में और 2021 में। तो रेरा ने इस तरीके से अब सबका जो है पोजीशन डेट बढ़ा दिया कि 6 महीने सबको ग्रेस पीरियड दे दिया इस बार भी। तो पुराने यानी कि 2020 का भी पकड़ें तो 1 साल का एक्सटेंशन मिल चुका है। प्लस कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे अगर कुछ गवर्नमेंट की तरफ से डिले हो रहा है, बिल्डर को मान लीजिए कुछ चीज़ों में ऐसी चीज़ें हैं जो अनअवॉइडेबल हैं, तो उसके बेसिस पे बिल्कुल एक्सटेंशन दिया जाता है। पर यहाँ एक समझने वाली बात है कि बात सिर्फ एक बिल्डर की नहीं है, तमाम बिल्डर्स अगर आप देखें, रेरा बनाया गया है जिससे ट्रांसपेरेंसी अच्छी हो सके, लोगों को टाइमली पोजीशन मिल सके और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसे रेड्रेस भी जल्दी किया जा सके। लेकिन अगर आप देखें तो अमूमन कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा हो 6 साल, 7 साल, 5 साल का टाइम फ्रेम लिया जा रहा है, जो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। और फोर्स मेजर क्लॉज के चलते या कोई अनअवॉइडेबल सिचुएशन के चलते अगर और भी ज़्यादा एक्सटेंड हो रहा है तो ये काफ़ी बड़ा समय हो जाता है। तो आखिरकार वही हो गया जो प्री रेरा होता था। तो इसके बारे में कोशिश रहेगी कि एक बार अथॉरिटीज से भी बात की जाए, आखिर उनका क्या मानना है, क्या क्या ग्राउंड्स हैं जिस पे एक्सटेंशन दिया जाता है, कहाँ से आपको बेनिफिट मिल सकता है। इस पे एक बार पूरा डिटेल एनालिसिस करके, रिसर्च करके आप लोगों के सामने वीडियो लाने का पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन ये है कि रेरा में ये चीज़ें अलाउड हैं, एक्सटेंशन लिया जा सकता है। जैसा हमने आपको बताया, उसके लिए आपके पास एक वैलिड रीज़न होना अनिवार्य है। आगे चलते हैं। आगे स्वाति चौधरी जी हैं, इनका सवाल है रेरा एक्ट से फ्लैट की वैल्यू कैसे निकालें, एक्सप्लेन इट। देखें स्वाति जी, रेरा से आप फ्लैट की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि उसका क्या रियल वैल्यू होना चाहिए, अगर आप ये पूछ रहे हैं तो उससे आप नहीं निकाल सकते। रेरा का मकसद कुछ और है। जैसा मैंने अभी पहले वाले सवाल में बताया, रेरा जो है ट्रांसपेरेंसी बढ़ा देता है। डॉक्यूमेंट जो आप पहले बुकिंग करने के बाद भी एक्सेस नहीं कर पाते थे बिल्डर से, डेवलपर से, वो अब आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं बिफोर बुकिंग। यानी कि जो भी उनकी सैंक्शनिंग है, जिस हिसाब से उनका ब्लूप्रिंट है, जो उनका एग्रीमेंट में क्लॉजेज रहेंगे, जो आपका एमओयू है उनका, और अगर मान लीजिए लैंड ओनर अलग है, ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं, तो उसका एमओयू का उनका टर्म कंडीशन भी अपलोडेड है। आप लोग जब फ्लैट खरीदते हैं तो बुकिंग के बाद जो आपका एक अलॉटमेंट लेटर आपको मिलता है, उसका भी फॉर्मेट उसमें एक तरीके से मेंशन रहता है, अटैच्ड रहता है पीडीएफ फाइल। उसे आप लोग डाउनलोड करके पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको उस प्रोजेक्ट के बारे में पता चलेगा, उसके लैंड की हिस्ट्री के बारे में पता चलेगा, और अगर मान लीजिए उसमें लिटिगेशन है तो उसकी भी जानकारी आपको मिल पाएगी। ये सारी चीज़ों के लिए रेरा को बनाया गया है। प्लस अगर कुछ बिल्डर जो है डिफ़ॉल्ट करते हैं, टाइमली पोजीशन नहीं देते हैं, तो उसको इंटरवेंशन करके आपको जल्द से जल्द न्याय मिले, इसके लिए जो है रेरा बनाया गया है। लेकिन अगर आप उस प्रॉपर्टी का रियल वैल्यू निकालने की बात कर रही हैं तो कहीं ना कहीं आपको बाकी सपोर्टिंग चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे उस लोकेशन में उस टाइप के बिल्डर का क्या रेट चल रहा है। आपको मल्टीपल जगहों पे विजिट करना होगा, या तो लोगों से बात करना होगा, या वेबसाइट के जरिए आप तमाम रेट को निकाल के उसे एवरेज आउट कर सकते हैं। वहाँ का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इस समय क्या है, कितना कारपेट आपको मिल रहा है, कारपेट वर्सेस जो आपका एक तरीके से टेरेस एरिया, उसका रेशियो क्या है, कहीं टेरेस ज़्यादा तो नहीं है, बालकनी ज़्यादा तो नहीं है, या कारपेट का प्रोपोर्शन ज़्यादा है। तो ये तमाम चीज़ों को आप एक तरीके से बेस बना के फिर आप फाइनल प्राइसिंग को डिराइव कर सकते हैं। कहीं हमारी मदद लगती है तो आप हमें नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या फिर वहाँ पे हमने एक क्वेरी का फॉर्म भी बनाया हुआ जिसमें आप बेसिक रूप से लिख सकते हैं कि आपका कंसर्न क्या है। कोशिश रहेगी कि उसे जल्द से जल्द हम लोग एड्रेस कर लें और आपकी समस्या का समाधान मिल जाए। आगे चलते हैं। आदित्य राज शिंदे जी हैं, इनका सवाल है हेलो सौदागर टीम, थैंक्स फॉर ऑल द इंफॉर्मेटिव वीडियोस दैट हेल्प थाउजेंड्स ऑफ होम बायर्स इन नीड ऑफ गाइडेंस। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रिक्वेस्ट यू टू प्लीज रिव्यू द मैजेस्टिक सिग्नेचर प्रोजेक्ट इन बालेवाड़ी। हाउ इज द डेवलपर इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन फॉर टाइमली डिलीवरी, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी एंड डीलिंग? एनी प्रॉस्पेक्ट ऑफ प्राइस एप्रिसिएशन फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव? देखिए, आपने बात की है सिग्नेचर टावर बालेवाड़ी की, जो कि एक तरीके से पार्क एक्सप्रेस के जस्ट बगल में है। सामने जो है आपको पंचशील का कंस्ट्रक्शन दिख जाता है आईटी कंपनीज का। देखें, अगर आप मैजेस्टिक के लिए क्वालिटी की बात करेंगे तो एक सवालिया निशान जरूर है मैजेस्टिक के ऊपर, क्योंकि जितने भी इन्होंने प्रोजेक्ट अभी डिलीवर किए हैं पीछे, वो सब एफोर्डेबल सेगमेंट में थे। तो वहाँ पे अगर आप क्वालिटी को नंबर देना चाहेंगे तो 10 में से 7, 7.5 नंबर आप दे सकते हैं। अब बिल्डर का इस पे ये कहना है कि हमने उस समय पे बहुत ही सस्ते में प्रॉपर्टीज़ बेची हैं, और यही एक कारण है कि हमने वहाँ पे क्वालिटी उतना हम नहीं दे पाए हैं।
हाँ, ये चीज़ है कि अभी जितने इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, प्राइम लोकेशन पे भी इन्होंने लॉन्च किया है, कारपेट एरिया भी काफ़ी बढ़ाया है, तो आशा यही की जा सकती है कि शायद ये क्वालिटी को भी इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि लोकेशन अच्छा है, कारपेट बड़ा है, तो आप दूसरे सेगमेंट का कंस्ट्रक्शन अब कर रहे हैं। तो एक बार जो ये नए सेगमेंट ये लोग बना रहे हैं अच्छे लोकेशंस में, जैसे मैजेस्टिक टावर्स ले लीजिए, खराड़ी के पास उबाले नगर में है, वो जब डिलीवरी आएगी उसको भी हम लोग एसेस करने की कोशिश करेंगे, तब आपके सामने एक सही चीज़ ला सकते हैं कि आखिर कितना इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन एक्सपेक्टेशन जरूर है कि अच्छे लोकेशन में आप आ रहे हैं और डिफरेंट सेगमेंट बना रहे हैं, तो क्वालिटी आप इंप्रूव जरूर करेंगे। आगे अगर आप बात करें, जैसा आपने कहा कि डीलिंग के बारे में क्या है, टाइमली पोजीशन के बारे में, देखिए पोजीशन अभी रेरा है, और रेरा में जैसा हमने पहले ही कहा एक्सटेंशन काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि 5-6 साल का टाइम लिया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है उसके अंदर ही पोजीशन आपको मिल जाएगा। रही बात एप्रिसिएशन की, तो मैजेस्टिक हुआ, मंत्रा हुए, पहले ये लोग मिल के काम करते थे, रेट काफ़ी कम ये लोग निकाल रहे हैं। किसी भी लोकेशन में आप देखेंगे जहाँ पे इनके प्रोजेक्ट हैं, प्राइस में इनको कोई बीट नहीं कर सकता। इसकी वजह से एक चीज़ तो है कि आपको एप्रिसिएशन मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। अगर इन्होंने क्वालिटी दे दिया और आप बिल्कुल इन्वेस्टर माइंडसेट से आ रहे हैं और आपका डाउन पेमेंट अच्छा खासा है, तो जाहिर सी बात आप लोन नहीं लेंगे या कम लोन लेंगे, उस पर इंटरेस्ट कम जाएगा, तो टोटल जो ग्रैंड टोटल आप पे कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के लिए वो कम होगा। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय पे आप अच्छा खासा अप्रिसिएशन लेके निकल सकते हैं। और कम इन्वेस्टमेंट किया है तो रेंटल वैल्यू अगर 1-2 हज़ार रुपये कम भी मिलेगा तो भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि ROI परसेंटेज आपका बढ़ जाएगा। तो इन सब चीज़ों को एक तरीके से ध्यान में रखते हुए कहा जा सकता है कि इन्वेस्टर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चला जाए, तृप्ति गरोटकर जी हैं, इनका सवाल है, वन रिक्वेस्ट, कैन यू प्लीज अपलोड वीडियो हाउ टू मैनेज प्रॉपर्टी इफ समवन इज लिविंग आउट ऑफ इंडिया। देखिए तृप्ति जी, अगर आप बाहर हैं तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसके ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे एक डिटेल वीडियो आपके लिए बनाया जाए, जिसमें सारे पॉइंट्स को हम लोग कवर करें, क्या चीज़ कैसे ध्यान देना है। पर मोटे तौर में अगर हम सवाल जवाब में इसकी चर्चा करें तो आपको किसी ट्रस्टेड जो है सोर्स पे रिलाय करना होगा। कोई मान लीजिए ब्रोकर हैं, कोई उस लोकेशन में जिन्होंने आपको प्रॉपर्टी दिलाई है, कोई आपके जानने वाले हैं जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं, अगर आप उनसे सजेशन लेती हैं, उनको कुछ देना भी पड़े साल में एक फीस उनकी, तो भी ठीक है, कम से कम वो आपके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वहाँ पे मौजूद रहेंगे, चीज़ों को लगातार आपके लिए अपडेट करते रहेंगे। कभी अगर टेनेंट निकल रहा है, नए टेनेंट आ रहे हैं, तो उनका एग्रीमेंट एग्जीक्यूशन प्लस क्या चीज़ें जो टेनेंट छोड़ के जा रहे हैं, क्या सारी चीज़ें वैसी हैं जैसा आपने दिया था, या रीपेंट कराने की ज़रूरत है, डीप क्लीनिंग कराने की ज़रूरत है, तो ये चीज़ें एक किसी सोर्स को अगर आप देंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से आपके लिए मैनेज करके दे सकता है। या फिर आप यह भी कर सकते हैं कि खुद अगर आपके फैमिली मेम्बर में से कोई विजिट कर पाए, पर वैसे आज के समय पे लोगों के पास इतना समय नहीं है, तो आपको किसी ना किसी पे रिलाय करना होगा। कोई अगर ऐसी प्रॉपर्टी मैनेजिंग कंपनी है उस पर आप लोग भरोसा कर सकते हैं, उनके रिव्यूज़ वगैरह पढ़ लें, उनको एक एक्स अमाउंट पैसा जाता रहे और आपकी चीज़ें मेंटेन रहें और प्रॉपर ऑन टाइम आपको रेंट मिलता रहे। और जब भी उसमें कुछ ज़रूरत पड़े, जैसे काफ़ी जब से टनल फॉर्म आया है, माइवन टेक्नोलॉजी से कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो सीपेज के इश्यूज़ काफ़ी आ रहे हैं, क्योंकि इसमें उस तरीके से जो है आपका क्या कहते हैं वाटर प्रूफिंग नहीं की जा रही जैसा पहले हुआ करता था कन्वेंशनल मैकेनिज्म में। तो ये सीपेज के इश्यूज़ को जल्दी एड्रेस करके अगर उसे फिक्स करा लिया गया तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं आता। मान लीजिए अगर आपने सीपेज को जो है काफ़ी लाइटली लिया तो अंदर जो आपका स्टील है वो इरोड होने लगा, तो एक समय के बाद क्रैक्स भी पड़ने लग जाएंगे। तो ये फ्यूचर में बड़ी समस्या ना बने, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया ऐसे और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो लगातार ये चीज़ें देखी जाएं, आप तक इसका ये चीज़ें पहुंचती रहें। हाँ, ये इश्यूज़ हैं, आप उसमें पैसा देके कराइए। अगर टेनेंट के लेवल पे है तो टेनेंट खुद करा के ले लें, जिससे कि आपकी प्रॉपर्टी जस की तस बनी रहे, ज़्यादा उसमें कोई बड़ा खर्चा ना आने पाए फ्यूचर में। तो इस तरीके से आप कर सकती हैं। कोशिश रहेगी कि इस पर 1 बाय 1 जितने भी पॉइंटर हैं उस पर एक साथ जो है चीज़ों को लाके एक नया वीडियो उस पर बना दिया जाए। आगे चलते हैं, गणेश सोनावने जी हैं, इनका सवाल है, वाई GST इज अप्लीकेबल फॉर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी ओनली। देखिए GST है क्या? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जब आप किसी चीज़ की सर्विसेज ले रहे हैं, यानी कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उस स्लैब का, उस स्टेज का आपको पेमेंट करना और उतने ही पेमेंट का आपको GST भरना, यानी कि प्रो रेटा बेसिस पे। मान लीजिए कि थर्ड स्लैब का काम हुआ और थर्ड स्लैब पे आपसे डिमांड किया गया है 30%, तो 30% जो पैसा आप दे रहे हैं उसी 30% का ही GST आप देंगे। लेकिन अगर बिल्डिंग रेडी पोजीशन में आ गई, OC आपको रिसीव हो गया, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, यानी कि अब आप कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज नहीं ले रहे हैं, तो उस अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी पे ही सर्विस टैक्स लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लगते हैं, उसके बाद नहीं लगता है।
तो अब रियल एस्टेट जैसी चीज़ों में आपको बहुत रेयर मिलेगा कि कोई डेवलपर जो है रेडी पोजीशन करके बेचें, या बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री किसी बिल्डर के पास बचा हो जो रेडी पोजीशन में बेचा जाए। हाँ, आपके लोअर फ्लोर, हायर फ्लोर, साउथ फेसिंग के, या कुछ ऐसे फ्लैट जहाँ पे वेंटिलेशन लाइट की कमी हो, वो बचे रहते हैं और वो आखिर में थोड़े कम रेट में भी बिल्डर बेच निकाल देता है और जीएसटी भी नहीं लगता, तो बायर के लिए भी फ़ायदा हो जाता है कि उस लोकेशन में अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो मिल जाते हैं कई बार। तो ये कारण है कि जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि रेडी पोजीशन पे जीएसटी लगने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो अंडर कंस्ट्रक्शन में जीएसटी लगता है। रीसेल जितने लोग खरीदते होंगे वो उनको पता होगा, वो लोग जीएसटी नहीं भरते हैं। संजीव केसकर जी हैं, इनका सवाल है, प्लीज गिव गाइडेंस ऑन रीडेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ हाउसिंग सोसाइटी, टैक्सेस अप्लीकेबल फॉर मेंबर्स। देखिए, पहले जो रूल था महाराष्ट्र में कि जो भी बड़ी सोसाइटीज़ हैं 75% लोगों का अप्रूवल चाहिए रीडेवलपमेंट के लिए। मान लीजिए सोसाइटी में 100 लोग रह रहे हैं तो 75 लोग जब तक हामी नहीं भरेंगे, जब तक सिग्नल नहीं देंगे, तब तक आप रीडेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। पर छोटी सोसाइटीज़ के लिए जो नया रिवीजन आया है उसमें 51% लोग अगर तैयार हैं तो वहाँ पे आप रीडेवलपमेंट कर सकते हैं। आगे अगर आप प्रोसेस की बात करेंगे तो रीडेवलपमेंट में सबसे बड़ा काम जो है, पहले तो आप लोगों को आपस में बातचीत करना होता है कि हम किस आर्किटेक्ट को, किस पीएमसी को पकड़ें, यानी कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, जिनको ये जिम्मेदारी दी जाए कि वो एक बार ड्राफ्ट प्लान बनाएं कि यहाँ पे कितना एफएसआई है, कितना टीडीआर लोड किया जा सकता है अगर उस पर अवेलेबल है कहीं से तो, और उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा, कितना हाइट रहेगा, किसको कितना शेयर मिलेगा। इसके लिए आपको हायर करना है आर्किटेक्ट या किसी पीएमसी को। जब आप उन्हें हायर करेंगे तो 4-5 लोगों से आपको मिलना चाहिए, यानी कि 4-5 आर्किटेक्ट से बात करनी चाहिए, 4-5 पीएमसी वालों से, जिससे आपको एक फेयर आइडिया मिल पाए कि हमें कॉमन क्या चीज़ों को रखना है कि वो उससे हमारे खर्चे भी कम लगेंगे और ऑन टाइम चीज़ें मिल जाएं। अब बात आती है कि ये जो 4-5 आपने चूज किया है, फिर से आपको अप्रूवल लगता है मेंबर्स का। मेंबर के सामने आपको एक तरीके से सोसाइटी मीटिंग बुलानी चाहिए, स्पेशल मीटिंग आप बुलाएं जिसमें आप इन चीज़ों को उनके सामने ओपनली रखें। फिर उनसे पूछें कि आप सबका क्या राय है कि किस चीज़ पे हम लोग आगे बढ़ें। उसके बाद आपको डेवलपर हायर करना होता है, यानी कि इस चीज़ को अब एग्जीक्यूट कौन करेगा। अगर पीएमसी का केस है तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के केस में वही ड्राफ्ट प्लान देते हैं और वही कंस्ट्रक्शन करने के लिए कैपेबल भी होते हैं, तो वो आपके लिए कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। वो उनके जो खर्चे आते हैं वो आप लोग देख लीजिए। जब 4-5 लोग होंगे तो आप उसमें बिड भी लगा सकते हैं कि कौन सस्ता कर रहा है, ऑन टाइम करने के लिए तैयार हो रहा है, और जो आपकी क्वालिटी गाइडलाइंस है उसे कौन फॉलो करने के लिए तैयार है उस पैसे में, आप उन्हें चूज कर सकते हैं। अब आती है बात, जो नया चीज अब आ रहा है आज के समय में, सोसाइटीज खुद जो है रीडेवलपमेंट कर रही हैं। ये एक अच्छा कंसेप्ट है। यहाँ पे जो मार्जिन आपको डेवलपर को या किसी आर्किटेक्ट को, पीएमसी को देना, वो आपका बच जाता है। क्योंकि मान लीजिए आपने किसी को हायर किया पीएमसी को, तो ठीक है वो अपनी फीस तो लेंगे, जो आपका ड्राफ्ट देना है, जो चीजें आपके लिए डिजाइन करना है, आर्किटेक्ट आपसे पैसा जरूर ले लेगा। लेकिन अगर आप खुद कॉन्ट्रैक्टर्स को हायर करेंगे, जैसे लेबर के लिए, अलग अलग चीजों के लिए, मशीनरी के लिए, तो उसका कैलकुलेशन आपको खुद रखना, आपको खुद यानी कि सोसाइटीज को। और अगर उसी केस में कोई डेवलपर आपके लिए बना के देता तो अपना मार्जिन भी वो रखेगा, कुछ फ्लैट वो बेच के अपना खर्चे को रिकवर करेगा। तो वो चीजें आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। और एफएसआई इंक्रीज हो चुका है। मान लीजिए पुरानी सोसाइटीज है, 4 फ्लोर की सोसाइटी है, 5 फ्लोर की है, अब वहां पे 20 माले बनाए जा सकते हैं। तो वहां पे भी जो आपका खर्चा लग रहा है वो भी रिकवर हो जाएगा, और जो मार्जिन डेवलपर को जा रहा है या किसी थर्ड पार्टी को जा रहा है वो भी आपका बच सकता है। और आजकल के समय पे काफ़ी लोग रिटायर्ड हैं जो अच्छे अच्छे पोस्ट पे काम कर चुके हैं, उसमें से कई लोग आर्किटेक्ट भी होंगे, तो उनका सुझाव भी इसमें ऐड किया जा सकता है। बाकी अगर कुछ आप टेक्निकल समझना चाहते हैं तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इसमें एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए बना के लाया जाए, जिसमें आपको दिखाने की कोशिश भी करेंगे कहीं अगर रीडेवलपमेंट चल रहा है तो उस सोसाइटीज़ में एक बार बात किया जाए वो किस तरीके से करा रहे हैं, कितना उनको समस्याएं आई, कहाँ कहाँ पे उनको हेल्प मिली लोगों से। ये सारे एस्पेक्ट आपको प्रैक्टिकल वे में बताने की कोशिश रहेगी। और इसमें कुछ टाइमलाइन तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन आने वाले 1-2 महीने में इस पर डिटेल वीडियो हम लोग जरूर ले आएंगे। अगला सवाल देखें तो जीतू थोरवे जी का, और इनका सवाल है, लेबर लोगों को पैसा नहीं मिलता, जल्दी मैंने खुद काम किया है, मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले, जून 2021 से काम कर रहा हूं, आज तारीख है सितंबर 2021, क्या करें। देखिए ये कमेंट वारीवना के वीडियो पे आया हुआ था, और जीतू जी का ये कहना है कि जून से लेके सितंबर तक हमने काम किया है और हमें अभी पैसा नहीं मिला है।
तो आपको डायरेक्ट जो है बिल्डर से बात करना चाहिए, डेवलपर से बात करना चाहिए। आप जैसे बाकी और भी लोग होंगे जिनको पैसा नहीं मिला होगा, आपको उनके सेल्स ऑफिस में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ इन्वेंट्री बेची जा रही हैं, वहाँ पे आप जल्दी प्रेशर क्रिएट कर पाएंगे। और जेन्युइन रीजन समझने की कोशिश करिए, आखिर आपका पेमेंट क्यों नहीं हो रहा। ऐसा भी कई बार देखने में आया है कि आप अगर एज ए लेबर वहाँ पे किसी भी सेक्शन में काम कर रहे हैं, किसी भी बिल्डर के यहाँ काम कर रहे हैं, तो कॉन्ट्रैक्टर पैसे ले लेते हैं बिल्डर से बिल इशू करके, पर कॉन्ट्रैक्टर आपके पैसे को आपको नहीं देते हैं। तो अगर ऐसा केस है तो उसमें डेवलपर का फॉल्ट नहीं है, यह भी आप चेक कर लें। मैं एक संभावना बता रहा हूं कि ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो फिर आपको फाइट कॉन्ट्रैक्टर से करना होगा, ना कि डेवलपर से। और लेकिन डेवलपर के नॉलेज में चीजें जरूर लाएं, जिससे आने वाले समय पे जब भी पेमेंट डेवलपर करे कॉन्ट्रैक्टर को, तो ये इंश्योर करे कि भाई आप लेबर को दो, क्योंकि आप लोगों को नहीं मिलेगा फिर कंस्ट्रक्शन होगा कैसे, और आप शांत दिमाग से कंस्ट्रक्शन में अपना समय भी नहीं दे पाएंगे उस तरीके से। तो ये पहले सिचुएशन समझ लें कि क्या बिल्डर ने ही पेमेंट नहीं किया, या फिर बिल्डर ने कॉन्ट्रैक्टर को दे दिया और कॉन्ट्रैक्टर आपको नहीं दे रहा है। ये चीजें देख लें, और अगर इस पे कुछ आपको एक तरीके से आपकी समस्या का हल मिलता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों में से जितने लोगों के मन में कोई दुविधा है हमें जरूर बताइए, हम कोशिश करेंगे कि हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करके, डेटा एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वो सारे वीडियोस लाएं। लगातार जो डेटा एनालिसिस का वीडियो आप लोगों के सामने आ रहा है, चाहे वो लोकेशन का हो, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक हो, आप लोग उसे काफ़ी पसंद कर रहे हैं। बाकी अपने सर्कल में भी भेजिए। जो सौदा घर की एक मुहिम है कि हर एक बायर को एजुकेट किया जाए, उसमें आपकी मदद की भी आवश्यकता है। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।